मैनचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया है या कफायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे। बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हूँ, मुश्किल हो गई है जिंदगी। क्या मुश्किल है? बहुत कुछ मुश्किल हो गया है। वो दादा को बता ना सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई तो है ना। आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने भी करीबी हों, उनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। तुम्हारी अम्मा और दादी दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं शादी बहुत धूमधाम से होगी, अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मा से कि पूछो अपने भाई से, हम क्या भूखे मर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। बाजिद का स्टोर ठीक हो रहा है, वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। खानदान की एक तकरीब में उसने किसी से कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को इस बात की खबर हो गई। बाबा क्या कहते हैं दादा? बाजिद का कहना है कि उसके पास जाया करने के लिए फजूल पैसे हैं ही नहीं। पहले की बात और थी, अब जो कुछ जमा था वो सब कारोबार में लग गया। बाजिद ने बुरा वक्त देखा है, किसी ने उस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। खानदान में किसी ने कर्ज के नाम पर चंद हजार भी नहीं दिए। बाजिद बहुत बददिल सा हो गया है सबसे। मुश्किल है ये मंगनी रहे। बाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया है कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए। होती रही कि शादी साल 2 साल में। अमरहा, बाजिद कह रहा था कि उसका वही सिक्का उसके काम आया जिसे उसने और खानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होती रही। अमरहा की आंखें नम हो गईं, तो बाबा को एहसास हो गया। दानिया क्या कहती है दादा? साफ कह दिया उसने, मर जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहाँ पढ़ो भी, काम भी करो, क्या जरूरत है इतने वबाल पालने की? मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का? या फोन पे लगी रहती है या सोई रहती है। इतनी आरामदेह जिंदगी छोड़ने की उसे क्या जरूरत है भला? आरामदेह जिंदगी तो अमरहा की थी। जिंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इनके काम में मसरूफ, अमल के काम में मसरूफ। इतनी सी जिंदगी में इंसान के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि जाया करता फिरे, सोकर, रोकर या मौज मस्ती में। ये जिंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए अता की गई है। खैर इकट्ठा करने के लिए उसे खेल तमाशे की नजर नहीं किया जा सकता। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर खुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है? कायनात की हर शय हमा वक्त हरकत में है और ताक़यामत रहेगी। इंसान साकिर होकर गुनाह कबीर का मर्तकिब कैसे हो सकता है? ये तो इंसानी रुतबे के मुनाफी है, सरासर मुनाफी। हंसती रहा करो अमरहा, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं? दादा को एक बस उसकी ही फिक्र थी। अमरहा ने दादा को हंस कर दिखा दिया। ठीक उसी वक्त काल उसके करीब से इस्तिज़ाइया हंस कर गुजरा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, बहुत हंसी आ रही है, अभी तुम्हारी ये हंसी भी गायब करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। अमरहा को जैसे आग ही लग गई। दादा को उसने खुदा हाफिज कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद उसने लाख ज़हन लड़ाया, लेकिन काल को मज़ा चखाने की कोई एक भी तरकीब नहीं सूझ सकी। मुझे मशवरा दो। साई को सारी बात सुनाकर उसने मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा। हंसते हुए, तुम बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे दादा मेरे जैसे जवान हैं या मैं उन जितना बूढ़ा हूँ? हंसते हुए तुम उन जैसे मासूम और सादा लगते हो, मुस्कुराकर कहा। फिर होंठ सुखेरे वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर उसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया? गो ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। अमरहा जिम के पास जाए, पहले हमें
उसकी तारीख तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख कुछ यूँ है कि वो अक्सर क्लास में ऊँघता हुआ पाया जाता था। अब पूरी यूनि में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कमोबेश यूनि का एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम साहनियत से जरूर गुजरता। कुछ इस साहनियत से ज्यादा गुजरते, कुछ कम, लेकिन फैज़याब सभी होते। कुछ क्लास में ऊँघते पाए जाते, कुछ हर जगह, और बहुत से किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। समझ जाएं बस, आप बस में बैठे हैं, आँख खुली, ओ मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लगी, ओफ मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया और जॉली कॉफ़ी लेने गए। जॉली वापस नहीं आई। जॉली की कॉफ़ी मग जो बादशाह एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए कि कॉफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जॉली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बेचारी सो ही तो रही है ना, और सोते हुए कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर जॉली कैंटीन काउंटर पर सर रखे ऊँघ रही है, और काउंटरमैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जॉली बदस्तूर ऊँघ रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर दी टैब में भेज दी है। यानी यूनि के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, ट्यूब बार्स, कैफे, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो खासकर, और कैंटीन में तो जरूरी। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था। एग्जाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुपकर भी। जब कोई उस ऊँघ से महफूज नहीं था तो सजा सिर्फ एक जिम ही को क्यों, और वो तो था भी दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर खुद पर जबा करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मेज कर नहीं खोल कर सोते हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्शल लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी जरा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दें। हाथ को किताबों पर रखते हुए, ये मेरा हाथ है लाइब्रेरियन, ओ मैं मजाक कर रहा था। आंखें मसल कर, ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ ये लाइब्रेरी की मलकियत है। हम अपने ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। ओ आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मजीद सख्ती से आंखें मसलते हुए, वेल तुम्हारे जैसे 2 दिन पहले ही मुझे बहुत हंसा गए हैं। मुझ में मजीद सकत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर्स और यूनिट डीन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गई। मेरा मकसद तो महज तफरी था। मैं इस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ और मेरे कॉफी मग पर से हाथ भी उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी आया, मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे? हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते। डीन का ऑर्डर नहीं है ना। वो अब जोनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक नहीं, मेरा ख्याल है मुझे क्रीम कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। एक क्रीम कॉफ़ी ठीक है। किताबों की अलमारियों में ढूंढ लो 2 वनीला कोक और 1 क्रीम कॉफ़ी मेरे लिए भी। और जॉनसन अपने दोस्त की कमर में जोरदार घोंसा मार कर कहता है, तुमने मुझसे 20 पाउंड लिए थे, मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्जाम्स में तुम्हारे पेपर चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर जो प्रोफेसर को घोंसा पड़ने पर साकित सा हो गया, फलक शगाफ कहकहों से गूंज उठता है। और अब बेचारे जॉनसन का क्या होगा, खुदा पूछे इस नींद से। तो हमारा जिम उन दूसरी किस्म वालों में से था। बेचारा प्रोफेसर का मानना था कि वो रात भर आवारागर्दी करता है और फिर उन्हीं की क्लास में ऐसे ऊँघता है जैसे उनका लेक्चर इस काबिल ही नहीं कि उससे सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती होती है ना। जबकि जिम जॉब करता था और रात गए तक पढ़ता था। आवारागर्दी का तो उसके पास वक्त ही नहीं था। ऐसे में बेचारा कभी के बार क्लास में ऊँघने लगता था। इसी मामले को लेकर दोनों के दरमियान सर्द जंग शुरू हुई। अब वो मुकम्मल होशो हवास में भी है तो प्रोफेसर पार्कर उसे
ऐसे देखते हैं जैसे कहते हो हाँ हाँ ऊँग लो जिम चूजे, मैं लोरी ही तो सुना रहा हूँ, चलो देर ना करो और ऊँग लो। उस खामोश सर तंजिया जंग से तंग आकर एक दिन जिम बाकायदा खराटे लेकर ऊँगने लगा। उसे झंझोड़ने के बाद प्रोफेसर पार्कर ने उसे जिन नजरों से देखा, उसका जी चाहा ग्रेजुएशन करने के अपने ख्वाब को आग लगाए और घर चला जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और अपने और प्रोफेसर के दरमियान की सरजंग को खत्म करना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने एक अमली सूरत इख्तियार की कि प्रोफेसर को समझा सके कि ऐसी तंजिया और सरजंग एक स्टूडेंट के साथ रवा रखने से कितनी तकलीफ होती है। उसने पूरे 5 दिन प्रोफेसर को देखने में गुजारे। प्रोफेसर पार्कर कॉरिडोर से गुजर रही हैं, अपनी क्लास लेने जा रही हैं। जिम एक हाथ का फासला रखे उनके साथ साथ चलते उन्हें उस अफ्रीकी कबायली की तरह देख रहा है जो यूरोप की गोरी मेमों को देखकर मुंह बंद करना और आंखें झपकना भूल जाता है। जिम मुकम्मल संजीदा है। जिम खामोश घूर रहा है। वर्ड प्रोफेसर पार्कर चिल्ला कर पूछ रहे हैं। नो जवाब, बस घूरना, मुसलसल घूरना। प्रोफेसर क्लास से बाहर आ रहे हैं। जिम साथ साथ घूरना जारी, गर्दन का जाविया एक सा जैसे शिकंजे में कर दिया गया हो। एंड प्रोफेसर के सामने मुंह की सेंध ना कम इधर न ज्यादा उधर। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बंद, ऑफिस के बाहर जिम खड़ा है। प्रोफेसर अगली क्लास के लिए ऑफिस से बाहर, जिम साथ, खामोशी से, इस्तकामत से। प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गए। अगले दिन पार्किंग में जिम फिर से मौजूद है। गर्दन का ठीक वही जाविया, न कम न ज्यादा, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। प्रोफेसर पार्कर ने इंतजामिया से राब्ता किया। इंतजामिया ने जिम से, वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे प्यार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ। ये कोई काबिल एतराज़ बात या जुर्म नहीं है। वाकई ये कोई जुर्म नहीं था। इंतजामिया ठंडा सांस भर कर रह गई। प्रोफेसर ने 2 दिन की छुट्टी ली। तीसरे दिन आए। जिम फिर से पार्किंग के बाहर मौजूद है। क्या चाहते हो मुझसे तुम? प्रोफेसर पार्कर के असाब जवाब दे चुकी हैं। जिम खामोश, घूरना जारी, उनके साथ साथ चाय की तरह। खुदा ऐसी कड़ी आजमाइश से बचाए। दिनों में प्रोफेसर पार्कर और जिम यूनी में मशहूर हो गए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये तमाशा देख रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ग्रुप की सूरत उसे जेर बहस ला कर कहके लगा रहे हैं। लेकिन जिम खामोश है, संजीदा है और अपने काम के साथ पूरा इंसाफ कर रहा है। तो कोई हफ्ते बाद जिम ने प्रोफेसर पार्कर की जान छोड़ी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि उसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में ये मालूम करने की कतई कोई कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ये कराटों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। नया जिम और प्रोफेसर पार्कर का वाक़या हुआ था तो एक लड़का जिम के पास आया और उसे पूरे 5 पाउंड दिए। जो प्रोफेसर के साथ किया है वो ही फ्रेंड ऑफ स्टीफन के साथ भी करो। जिम ने 5 पाउंड रखे और एक दिन के लिए स्टीफन के दोस्त के पीछे भी ज़ॉम्बी बनकर लग गया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टूडेंट्स ने भी जिम की खिदमत हासिल करनी शुरू कर दी तो जिम ने कुछ असूल वज़ा कर लिए। अब जब काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था। एक दिन के यूनिट के सिर्फ 5 पाउंड, बस ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रिहाइशगाह तक के 10 पाउंड, दरमियान में 2 घंटे का ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पाउंड। यानी शिकार के पीछे पीछे जिम बाज़ारों, गलियों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर ज़ॉम्बी स्टाइल में गर्दन को एक ही जाविये पर रखलाए। जिम इज घूरिंग। ज़्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पाउंड का पैकेज भी लेते। जिम के फन के दूसरे रहनुमा असूल, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती। बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 8-10 हज़ार पाउंड हाथ से दे, शिकार का कोई कसूर होना ज़रूरी है। मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा। अगर बाजा साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पाउंड देने वाले के साथ वो यही सब मुफ्त करेगा। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यूनी में कह के बुलंद होते, जिम इज ऑन हिज वर्क। हाथ में 5 पाउंड लेकर अमरा जिम के पास आए।
कार्ल बिजनेस डिपार्टमेंट बदतमीज, इंतहाई बदतमीज, मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, फिर उन्हें ज़ाया कर दिया। मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ा, फिर मेरा जूता काट दिया। पूरे 150 पाउंड का था मेरा जूता। 150 पाउंड के लफ्ज़ पर जिम ने उसे बड़े गौर से देखा कि हैं, इतने पैसे खर्च कर लेती हो, हार्ट फेल नहीं होता तुम्हारा। अमरा ने जूते की कीमत हस्बे जनाना आदत बढ़ा चढ़ा कर बताई थी, वरना वो दूर दूर तक इतने का नहीं था। इतने का होता तो अमरा की पहुंच से दूर ही रहता ना। जिम ने सर हिला दिया, यानी हाँ। वैसे अमरा का दिल 20 पाउंड पैकेज लेने को चाह रहा था, पर कार्ल पर वो इतने पैसे लगाना नहीं चाहती थी। तो जिम इज ऑन हिज वर्क। अपनी 2 क्लासेस लेने के बाद अमरा का दिल कार्ल का हाल देखने के लिए चाहा। वो उसके डिपार्टमेंट आई तो उससे मालूम हुआ कि उसे आर्ट स्कूल की तरफ जाते देखा गया है। कार्ल का आर्ट स्कूल में क्या काम, यानी जिम भी वहीं होगा। जब वो आर्ट स्कूल में दाखिल हुई तो कॉरिडोर में उसे 3 लोग नजर आए, कार्ल, जिम और आना। आना जिम की मंगेतर है। ओफ, वो कार्ल था। अमरा उसे हरा नहीं सकती थी। मंजर कुछ यूं था कि जिम अपने अंदाज में गर्दन को कार्ल की तरफ फिक्स करके गर्दो पेट से बेगाना हुए घूर रहा था, और ठीक जिम के ही अंदाज से कार्ल जिम की भोली भाली सुर गालों वाली प्यारी सी मंगेतर आना को घूर रहा था। अब जहाँ जहाँ आना, वहाँ वहाँ कार्ल और साथ जिम। आते जाते सब इस ड्रामे को देख रहे थे, बल्कि जा तो कोई नहीं रहा था, पलट पलट कर वापस आ रहे थे देखने की इस बराह रात शो का क्या एंड होता है। आना खूंखार नजरों से जिम को घूर रही थी, साथ उसे खड़ी खड़ी सुना रही थी, बल्कि उसे धमकी दे रही थी। मैंने कहा जिम बंद करो अपनी फजूल हरकत अभी। जिम, कोई रद्द अमल नहीं। जिम, अगर तुमने अभी के अभी ये सब फजूलियात नहीं छोड़ी तो मैं बहुत बुरा कर गुजरूंगी तुम्हारे साथ। आना चिल्लाई। जिम हनूज अपने काम में मसरूफ। गुस्से और शर्मिंदगी से आना के गाल और कान सुर्ख हो गए। उसने आसपास नजर दौड़ाई, सब उसे ही देख रहे थे। जिम कार्ल के पीछे पड़ा था तो बदले के तौर पर कार्ल जिम की मंगेतर के पीछे। आना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पर पूरा जोर लगाकर चुटकी भरी, पर मजाल है जो जिम ने सी भी की हो। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे जहाँ फिशानी से काम करने वाले। यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब आना बेचारी की आवाज़ भीग गई। अमरा की किस्मत ही खराब थी, और क्या ज़रूरत थी जिम को यूनी में अपनी मंगेतर रखने की। इस तरह तो बिजनेस तो नहीं होते। उसके 5 पाउंड ज़ाया हो गए। कार्ल तो क्या कोफ्त होता, उल्टा जिम कोफ्त का शिकार हो रहा होगा अंदर ही अंदर। अब 5 पाउंड के लिए वो अपनी स्वीट हार्ट को नाराज तो नहीं करेगा ना। और फिर कॉरिडोर में मौजूद स्टूडेंट्स ने देखा कि 15-20 मिनट तक मजीद जिम को बेनक चनाने और न मांग के रगड़ने के बाद भी जिम के नमाक में फ़र्क न आया, और वो मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से ड्यूटी ही करता रहा। तो आर्ट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आना ने उंगली से अंगूठी उतार कर जिम की जेब में ठूंस दी। पापा ठीक कहते थे, तुम इंसान के नाम पर एक बनमानस हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोच करती आना चली गई। सब तो ये तवक्का कर रहे थे कि आना जिम को एक थप्पड़ से नवाजेगी, लेकिन वो तो उसे बनमानस साबित करके छोड़ ही गई थी। अमरा दूर से भी देख सकती थी कि कार्ल जहरीला भैंसा है। अमरा पाँव पटकती वहां से चली आई, क्योंकि जिम आखिरकार सूजू करती आना के पीछे भाग खड़ा हुआ था। अगर दादी ये मंजर देख लेती तो जिम और आना के पास जाती और कहती, बेटा जिम, मिल गया सबक, अब इस अमरा से दूर रहना। कहो तो मैं तुम्हें उसकी हिस्ट्री शीट सुना दूं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका है, और काफी बुरा हो चुका। कार्ल पागलों की तरह हंस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था मैनचेस्टर यूनी को उंगली पर फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमा कर अपनी फतह का वाजह ऐलान करे और कहे, कौन है जो मुझे जिद कर सके। अगर कोई है भी तो वो आए और अपनी सही कर देखिए। मैनचेस्टर यूनी की स्टूडेंट सोसाइटी और चंद दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट की सोसाइटीज ने मुकामी बरतानवी खानदानों से मुलाकात का एहतमाम किया था। इन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के मुआशरे, रस्म व रिवाज, तारीख,
आदत इतवार, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें गुर्बत का बाइस बनती हैं, दूरियां कम होती हैं, एक दूसरे को बराह रास्त समझने का मौका मिलता है। अमरा ने अपना नाम दाइम को पहले से ही दे दिया था और अमरा को हाँ कह दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड मिसिस पाउल के घर पहुंच गया, जहां पाउल खानदान के साथ 2 और खानदान मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसिस एडम और मिस्टर एंड मिसिस गेडल, और उन 3 खानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतजाम किया गया था। लॉन में कोयले की 2 बड़ी बड़ी अंगीठियां रखी गई थीं, उनके तरफ नशिस्तें लगाई गई थीं। भालू से सफेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लग छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुके हों। उन्हें इतने अच्छे खैर मकदम की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। अमरा के पास सोफे पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमरा हर्फ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? ये उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। अमरा ने तुम किस शहर से हो, किस मजहब, किस जात की हो जैसे सवालात तो सुने थे। ये नस्ल वाला सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। अमरा ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा कि कोई और तो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती। वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था। मैं नस्ल का पूछ रही हूँ, तुम किस नस्ल से हो? अमरा खाक न समझी, उल्टा उससे ही पूछ लिया। उसका मुंह बन गया। मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने अभी अपना डीएनए नहीं करवाया, लेकिन मुझे शक है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। ओह, मुझे याद आ गया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से हूँ। तुमने अपना डीएनए कब करवाया था? किस उम्र में? बच्ची जो पता नहीं किस साइंसदान की खाला थी ने शक से उसे घूरा। 2 साल पहले। तुम रेड इंडियन नहीं हो सकती। बच्ची ने बाकायदा उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी एक्सरेज पुतलियां गाड़ कर यकीन से कहा, क्यों नहीं? तुम अपने भवों की बनावट देखो। तुम सिकंदर की नस्ल से हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियन से हरगिज नहीं। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमरा चकरा गई। भवों से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से ही हूँ। बच्ची ने अपनी पुतलियों के एक्सरेज तेज कर दिए। तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में रेड इंडियंस के जीन्स नहीं मिलते। माशाल्लाह, जिस बारे में अमरा पहली बार सुन रही थी, 9 साला बच्ची और उस पर तहकीक भी कर चुकी थी। बस मैं तो रेड इंडियन ही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है, और तुम भूल रही हो तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं। ऐसा होना मुमकिन है। मेरे बड़े रहे हैं, लेकिन रेड इंडियंस नहीं। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो, वो पाकिस्तान में है। अमरा को यकीन था बच्ची को टालना नामुमकिन सा था। तुम अपने खानदान से कहो तुम्हें मेल कर दें। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। इतने मामूली से काम के लिए भी मैं अपने खानदान वालों को ज़हमत नहीं देना चाहती। अमरा तो एक झूठ बोलकर फंस गई। भला कह देती मुझे नहीं मालूम मैं किस नस्ल से हूँ। बच्ची शक से उसे देखती रही और अगला सवाल उसके मुंह से निकलते देखकर अमरा ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और कोरियन लड़की की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। एडम खानदान का 11 साला जेरी गिटार बजा रहा था। साथ वो सब चाय के साथ फिश एंड चिप्स कॉटेज पाई खा रहे थे। कोरियन का गाना खत्म हुआ तो उन्हें एस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किए जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भरकर अंडे उनके आगे पेश किए गए। कुछ खानदानी एल्बम्स दिखाए गए। साथ उन्हें मौका दिया गया कि उनके खानदान, रहन सहन और दीगर बातों के बारे में वो सब सवाल जवाब करें। उस दौरान डीएनए बच्ची मुसलसल अमरा का जायजा लेती रही कि वो कैसे हंस रही है, कैसे खा रही है और किस किस्म के सवालात पूछ रही है।
उसने चुपके से अमरा की एक तस्वीर भी ले ली। यकीनन अमरा की ये तस्वीर उसकी ज़ाती रिसर्च का, उसके असातिज़ा और वो जैसे ही दूसरे बच्चों के साथ पेश होगी कि मालूम किया जाए कि ये लड़की रेड इंडियन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन या रेड इंडियन अफ्रीकन है भी कि नहीं। बंगाली माला से लोक कहानी सुनने की फरमाइश की गई और उसने सुना दी। अमरा को अपनी फिक्र लग गई, ये बरतानवी लोगों को आखिर कहानियों का इतना शौक क्यों होता है। हमारे बच्चे भी इतने शौक से नहीं सुनते जितने शौक से उनके बड़े बूढ़े सुनते हैं। लोक कहानी तो अमरा को बिल्कुल ही नहीं आती। कभी उसके घर में ऐसी बातों का तरद्दुद ही नहीं किया गया था। वहाँ तो सब इधर वालों की बातें, उधर वालों की बातें, फलां की शादी, फलां का रिश्ता, फलां कपड़े जूते, ये वो सब बेकार की बातें होती थी। उसे ये मालूम ही नहीं था कि पंजाब की लोक कहानियाँ हैं कौन कौन सी। थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ कोने में होकर उसने दादा को फोन किया। तुम ही रांझा सुना देना, दादा ने उससे मशवरा दिया। ये तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। उसने फिल्म देखी थी, उससे कहानी याद थी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उन्हें लोक कहानी से ज़्यादा सूफीज़म में दिलचस्पी थी और वो अमरा से मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों के बारे में सवालात करने लगे। साथ साथ उन्होंने देसी खानों के बारे में मालूमात ली। सुना है हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती शादियाँ करवा दी जाती हैं। मिसेस एडम ने पूछा। मैं हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी हूँ। अमरा बड़ी जज्बस हुई। मिसेस एडम हंसने लगी। तुम सब पाकिस्तानी इंडियन हिंदुस्तानी कहलाए जाने पर इतना चिढ़ते क्यों हो? हिंदुस्तानी से मुराद हमारी बड़े सगीर होता है। तुम लोग हमें यूरोपियन कहते हो, हमें अमेरिकी कहते हो, हम नहीं चिढ़ते। हिंदुस्तान से मुराद एक खित्ता है जो बिलाशुबा तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसे यूरोप में जादू नगरी कहा जाता है। मेरे रिश्ते के चचा जब अपने कारोबार में दिवालिया हो गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया। पहले वो बनारस गए और फिर सिंध। वापसी पर उनका कहना था कि उन शहरों के सफ़र ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। बनारस में वो साधुओं के साथ वक्त गुजारते रहे और सिंध में पीरों फकीरों के साथ। अमरा खामोश हो गई और मिसेस एडम के पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगी। अमरा को डर था कि उससे ये सवाल पूछा जाएगा और वो पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, जहाँ तालीम और सोच की कमी हो वहाँ ये सब होता है। इस्लाम ने तो सख्ती से लड़का लड़की की मर्जी पूछने का हुक्म दिया है। मामला कोई भी हो, इस्लाम जबर का मुखालिफ है। जबर की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। और ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की को उसके बाप और भाई ने मार कर तहखाने में दबा दिया था। मिसेस एडम बोली। अमरा के एक होंठ खुश्क हो गई। जिसने एक इंसान का कत्ल किया वो कुल इंसानियत का कातिल है। इस्लाम हमें ये सबक देता है, जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं तो कत्ल की कैसी होगी। वजह कुछ भी हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए हैं। ये उनके ज़हनी जुनून है। हमारा मजहब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा ना इसकी इजाज़त देता है, ना ही तालीम। ये अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हैं। अफसोस ये है कि ये खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। एक अच्छा मुसलमान हर हाल में वही करता है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ना कम ना ज़्यादा, ठीक ठीक वही। हम सब भी ऐसे लोगों को इतना ही नापसंद करते हैं जितना आप लोग करते हैं। सब उसकी बातों को बगौर संजीदगी से सुनते रहे और सर हिलाते रहे। बारी बारी फिर सबके खानदानों के बारे में पूछा गया। यानी तुम्हारे वहाँ अभी भी खानदान बड़े ही होते हैं? गुड। क्या घर भी बड़े बड़े होते हैं रहने के लिए? अमरा ने अपने खानदान के बारे में बताया तो उससे पूछा गया। अमरा गड़बड़ा गई। यानी कुछ कुंबे जितने ज्यादा बड़े थे, घर उतने ही छोटे थे। उनके इस सवाल का मकसद तंज नहीं था। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंबे बनाकर उन्हें पाल भी लेते हैं। अमरा कहाँ से कहाँ छोड़ती और कहाँ से बताती। उनके घर सफाई करने वाली आपा के 11 बच्चे थे और वो एक कमरे के किराए के घर में रहती थी। दादा के एक दोस्त के साथ शादीशुदा बेटे थे
जो 5 कमरों के एक घर में रहते थे। सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। 100 बातों की एक बात अमरहा ने कर दी। अगर किसी खानदान में 4-5 बेटे हों तो क्या वो एक ही घर में शादी करके रहेंगे? घर की सरबराह माँ 5 बेटों को एक ही घर में अपने पास रखना चाहेंगी। एक ही घर में 5 को उनकी बीवियों और बच्चों को, जी सबको। अगर उनमें से कोई एक भी किसी वजह से कहीं अलग रिहाइश इख्तियार करना चाहेगा तो वालिदा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी। क्यों? वो रोएंगी क्यों? तीनों खवातीन ने मुश्तरका औ किया। वो किसी एक को भी खुद से जुदा नहीं करना चाहेंगी। बच्चे बड़े हो जाएं, खासकर उनकी शादी हो जाए तो उन्हें अलग जिंदगी शुरू करनी ही होती है। हर एक को प्राइवेसी चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस। क्या बात कर रही थी मिसेस गिडल? अमरा ठंडा सांस भरकर रह गई। पाकिस्तानी माएँ क्या जाने पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी क्या होती है। उन्हें तो अपने लाल अपनी आंखों के आगे चाहिए बस वो उन्हें इतना प्यार करती हैं कि उनके बगैर पल भी नहीं रहना चाहती। और बेटे वो क्या कहते हैं? बेटे भी वही चाहते हैं जो माँ जी चाहती हैं। तीनों खवातीन अपनी नम आंखें साफ करने लगी। वो पाकिस्तानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम से मुतासिर नजर आ रही थी। अमरा उन्हें दादा दादी, नाना नानी वगैरह के किरदारों के बारे में मजीद बताने लगी कि कैसे वो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं और खानदान को जोड़े रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए मशरकी लोग जो मगरिब का सफ़र करते हैं तो अपने घरों को याद करके रोते हैं। मिसेस एडम टिश्यू से आंखें रगड़ने लगी। अमरा तिरछी नजरों से तीनों खवातीन को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से अमरा के पास बैठी उसे हमातन गोश्त सुन रही थी। अमरा को सिर्फ एक उस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत साबित न कर दे। तुम अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्ची ने पूछा। अब अमरा उसे क्या बताती कि उसे तो इस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी मुझ पर ये नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ। हम बदतरीन हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं। अमरा ने तजिया करके सोचकर कहा। डीएनए सर हिलाने लगी। मैनचेस्टर वालों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ, अमरा ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उसने मजबूत कुव्वते इरादे के तासुर के साथ कहा। अमरा बच्ची की हाजिर दिमागी पर हैरान हुई। उन सब के साथ ग्रुप फोटो ली गई। मिसेस एडम ने उनके लिए एक छोटी सी तकरीर की। अमरा अपने साथ अपनी गैर इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल और एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई थी और एक चूड़ियों का सेट था उसके पास, वो भी। ये तीनों चीज़ें उसने तीनों खवातीन को पेश की और इन तीनों के चेहरे ऐसे दमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जवाहिर पेश कर दिए गए हों। जाते हुए उन सबको होम बेक पाई दी गई। डीएनए बच्ची ने उसे अपना ईमेल एड्रेस दिया कि अमरा हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। अमरा उसे ज़रूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन भी निकल आई तो।